नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों, हमने जो 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज चालू की है, उसमें से ऑलरेडी 100 क्वेश्चन जो है आपको चैनल पर अपलोड मिलेंगे और जो एक्स्ट्रा के 900 क्वेश्चन है वह हमने पहले ही यहाँ पर जो है अपलोड किए हैं। यानी हमारे चैनल पर DRDO की तैयारी के लिए कुल 1000 MCQs आपको मिलने वाले हैं या मिल चुके हैं। तो आपको बस तैयारी करनी है, इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़नी है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो कि हमारा 5वां पार्ट यह रहने वाला है और इसमें जो है हम 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि इस चैनल पर ऐसा ही नॉलेजेबल कंटेंट आपको हर दिन मिलता रहेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग के दौरान किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है? खनिज तेल, गैर सिंथेटिक कटिंग ऑयल, घुलनशील ऑयल, पैराफिक। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, घुलनशील ऑयल। माइल्ड स्टील की ग्राइंडिंग के दौरान घुलनशील ऑयल कटिंग फ्लूइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। टैप्स को इनके किस भाग को ग्राइंड करके शार्प किया जाता है? यानी जो हमारे टैप होते हैं, जो कि हम इंटरनल थ्रेडिंग करते हैं, उन टैप्स को जो है उसके किस भाग को जो है ग्राइंड करके शार्प किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। फ्लूइड, थ्रेड, व्यास, रिलीफ। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या है? फ्लूइड्स। उनके जो फ्लूइड्स होते हैं उस भाग को शार्प करके ग्राइंड किया जाता है। चलिए, एक स्लॉटर मशीन को किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? एक स्लॉटर मशीन को किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है? यानी वह जो मशीन है वह स्लॉटिंग मशीन ही है, यह हम कैसे पहचानते हैं या उसे कैसे निर्दिष्ट किया जाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। टेबल के व्यास द्वारा, रैम के अधिकतम स्ट्रोक द्वारा, प्रति मिनट स्ट्रोक की संख्या द्वारा, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। एक शेपर पर त्वरित वापसी तंत्र क्विक रिटर्न मैकेनिज्म किसका समय कम करने के लिए प्रदान किया जाता है? यानी जो शेपर में क्विक रिटर्न मैकेनिज्म होता है वह कौन सा समय कम करने के लिए प्रदान किया जाता है? फॉरवर्ड स्ट्रोक का, रिटर्न स्ट्रोक का, फॉरवर्ड और रिटर्न दोनों स्ट्रोक का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? रिटर्न स्ट्रोक का जो है वह समय कम करने के लिए यह प्रदान किया जाता है, क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। अब इसके बारे में थोड़ा आप समझिए, क्योंकि रिटर्न स्ट्रोक का ही समय क्यों कम करना है? क्योंकि ये जो शेपर मशीन है यह फॉरवर्ड स्ट्रोक में जो है वह कटिंग करती है और रिटर्न स्ट्रोक में जो है वह कटिंग नहीं करती है। इसलिए जो है इसका रिटर्न स्ट्रोक का जो है समय कम करने के लिए यहाँ पर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म का यूज़, यानी उसमें क्विक रिटर्न मैकेनिज्म दिया जाता है। शेपर में दिए गए क्लिपर बॉक्स का कार्य क्या है? शेपर में दिए गए क्लिपर बॉक्स का क्या कार्य है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। टूल की ओवरहैंगिंग से बचने के लिए, इसमें टूल को लिफ्ट करने के लिए यानी ऊपर उठाने के लिए, रिटर्न स्ट्रोक के दौरान टूल को यानी वापस आते समय टूल को लिफ्ट करने के लिए, कटिंग स्ट्रोक के दौरान टूल को लिफ्ट करने के लिए यानी फॉरवर्ड स्ट्रोक के दौरान टूल को लिफ्ट करने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, रिटर्न स्ट्रोक के दौरान टूल को लिफ्ट करने के लिए। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए मिलिंग के प्रकार की पहचान करें। ये जो मिलिंग का जो प्रकार दिखाया गया है यह कौन सा मिलिंग का प्रकार है, यह आपको बताना है। अप मिलिंग, डाउन मिलिंग, स्ट्रेट मिलिंग, रिवर्स मिलिंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह क्या है? अब देखिए, वर्क को जो फीड दी जा रही है इस दिशा में, लेफ़्ट टू राइट, कटर जो घूम रहा है वह क्लॉकवाइज घूम रहा है। और यह जो कटिंग हो रही है ये किस कैसे हो रही है? यहाँ पर ये देखिए, ये कटिंग क्लॉकवाइज घूम के यहाँ पर ऊपर की तरह यहाँ पर कटिंग हो रही है, यानी अप मिलिंग। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। एक शेपर में, मतलब एक शेपर मशीन में इन ऑप्शन में से क्या सही है ये हमें बताना है। टूल स्थिर होता है और वर्कपीस रेसिप्रोकेट करता है, ये तो नहीं है।
वर्कपीस स्थिर होता है और टूल रेसिप्रोकेट करता है। टूल और वर्कपीस दोनों रेसिप्रोकेट करते हैं, ये भी नहीं है। टूल रोटेट करता है और वर्कपीस स्थिर होता है, ये भी नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर वर्कपीस स्थिर होता है, यानी हमारा जो जॉब होता है वह क्या होता है, टेबल को यहाँ पर बांध दिया जाता है। उसका जो रैम है वह हॉरिजॉन्टल होता है और वह रेसिप्रोकेट करता है। चलिए आगे। एक पारंपरिक शेपर में धातु किस दौरान काटता है? स्ट्रोक, रिटर्न स्ट्रोक, फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक के दौरान, न फॉरवर्ड और न ही रिटर्न स्ट्रोक के दौरान। तो दोस्तों इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। कौन सा ऑपरेशन शेपर पर किया जा सकता है, यानी इनमें से कौन सा ऑपरेशन शेपर मशीन पर किया जाता है? देखिए, क्षैतिज सतहों की मशीनिंग यानी हॉरिजॉन्टल सरफेस की मशीनिंग, वर्टिकल सतहों की मशीनिंग, कोणीय यानी एंगुलर सरफेस की मशीनिंग, उपरोक्त सभी की मशीनिंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी कर सकते हैं हम, यानी हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं, कोणीय भी कर सकते हैं। यानी हमारा आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। शेपर में स्ट्रोक की लंबाई कैसे बढ़ाई जाती है? शेपर मशीन जो है उसमें स्ट्रोक की जो लंबाई है वह कैसे बढ़ाई जाती है? बुल गियर और पिनियन गियर की केंद्र के बीच की दूरी बढ़ाकर, बुल गियर और क्रैंक पिन की केंद्र दूरी कम करके, रैम की लंबाई बढ़ाकर, स्लॉटेड लीवर में स्लॉट की लंबाई कम करके। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ये, बुल गियर और क्रैंक पिन की केंद्र की दूरी बढ़ाकर। ये जो हमारे शेपर मशीन में बुल गियर होता है और क्रैंक पिन, उसके सेंटर की दूरी बढ़ाकर यहाँ पर जो है स्ट्रोक की लंबाई बढ़ाई जाती है। इस्तेमाल किए जाने वाला कटिंग टूल किस प्रकार का है? शेपर पर यानी शेपर मशीन पर जो कटिंग टूल यूज किया जाता है वह किस प्रकार का है? सिंगल पॉइंट, डबल पॉइंट, मल्टी पॉइंट और रोटरी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ये, वहाँ पर जो है शेपर पर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यहाँ पर यूज़ किया जाता है। नीचे दिए गए चित्र में मिलिंग ऑपरेशन किस प्रकार का दिखाया गया है? ये आप चित्र देखिए और मुझे बताइए कि कौन सा यह जो ऑपरेशन आप देख रहे हैं ये कौन सा है, मिलिंग का कौन सा ऑपरेशन है? देखिए यहाँ पर जो है यह 1 कटर, 2 कटर और 3 कटर, यह मिलिंग के 3 कटर यहाँ पर लगाए गए हैं। ये आर्बर है और ये जो है ये हमारा जॉब है। ये फार्म मिलिंग, गैंग मिलिंग, फेस मिलिंग, साइड मिलिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यह गैंग मिलिंग है। कोणीय सतह की शेपर पर मशीनिंग करनी है, इस ऑपरेशन के लिए टूल को कैसे समायोजित यानी एडजस्ट किया जाएगा? टूल को घुमाकर और कोण पर फिक्स करके, क्लेपर बॉक्स को घुमाकर, मशीन के टूल हेड को घुमाकर, मशीन टेबल को झुकाकर, इन के टूल हेड को घुमाकर यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। शेपर का क्रैंक पिन बुल गियर केंद्र के करीब सेट है, यह रैम की मूवमेंट को कैसे प्रभावित करता है? यानी शेपर का जो क्रैंक पिन बुल गियर है वह कहाँ है? वह केंद्र के करीब सेट है, यह रैम की मूवमेंट कैसे प्रभावित करता है? रैम मूव नहीं करता, रैम की मूवमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रैम का मूवमेंट लंबा हो जाता है, रैम का मूवमेंट छोटा हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, रैम का जो मूवमेंट है वह छोटा हो जाता है। नीचे दिए गए चित्र में एक प्रकार का नट दिखाया गया है जिसे अंगूठे के दबाव से ढीला या कसा जा सकता है और इसका जो उपयोग है वह हेक्सा फ्रेम में किया जाता है, इसे क्या कहते हैं? दोस्तों यह जो है यह इस नट का नाम क्या है? चलिए मैं ही आपको इसका नाम बता देता हूँ। इसका नाम जो है वह विंग नट है, विंग नट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इसका यह जो है यह तो हो गया है हेक्सा फ्रेम में लग जाता है, लेकिन हमारे घर में एक मशीन होती है उसमें भी यह जो है ये नट लगा हुआ होता है। वह कौन सी मशीन है? अब देखिए आपकी जो भाषा है, आपके यहाँ कौन सी नाम से इसे जानते हैं? देखो
जो मैगी के पैकेट होते हैं उसमें जो होते हैं वह बनाने के लिए यह घर में उसकी जो मशीन है उस पर यह लगाया जाता है नट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च कार्बन स्टील वर्कपीस को अपर क्रिटिकल तापमान से अधिक गर्म किया गया और फिर धीरे धीरे ठंडा किया गया। क्या हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया की गई? अब एक उच्च कार्बन स्टील का वर्कपीस है, उसको क्या किया, अपर क्रिटिकल तापमान से अधिक गर्म किया गया। मतलब इसका जो अपर यानी ज़्यादा से ज़्यादा जितना तापमान है उससे अधिक गर्म किया गया और फिर क्या किया गया, उसे धीरे धीरे ठंडा किया गया। इसे हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नॉर्मलाइजिंग, एनेलिंग, हार्डनिंग, टेम्परिंग। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है एनेलिंग। क्लास बी आग बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, लेकिन आप मुझे कमेंट में बताना कि क्लास बी में जो फायर होती है वह फायर के जो मुख्य स्रोत है, यानी क्लास ए में जैसे लकड़ी, कागज ये आते हैं, वैसे क्लास बी में कौन से पदार्थों को लगने वाली आग होती है, ये मुझे आप कमेंट कर बताएंगे। चलिए इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। फोम का जो प्रकार है वह इस बी क्लास को जो आग लग जाती है वह बुझाने का अग्निशामक यंत्र है। यानी फोम एक्सटिंग्विशर से जो है हम उसकी आग बुझाते हैं। डैश को छोड़कर इन सभी के लिए एक डिवाइडर का उपयोग किया जाता है। यानी ऐसे कौन सा नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कार्य है जो कि एक डिवाइडर का उपयोग नहीं है? सर्किल ड्रॉ करना, आर्क ड्रॉ करना, दूरियां स्थानांतर करना, टेंजेंट मार्क करना। तो कौन सा कार्य है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जो है वह सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं, आर्क ड्रॉ कर सकते हैं और दूरियां भी स्थानांतरित कर सकते हैं। इस पर विटनेस मार्क बनाते हुए नीचे चित्र में दिखाया गया है। देखिए ये हमारा हैमर है, ये डॉट पंच है और ये मेटल वर्कपीस है। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? पंच से यहाँ पर जो है विटनेस मार्क बनाई जाती है। चलिए, और इस पंच का नाम भी दिखाया गया है। देखो यहाँ पर डॉट पंच का एंगल कितना होता है बताइए? डॉट पंच का एंगल होता है 60 डिग्री। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रिक पंच 30 डिग्री, प्रिक पंच 60 डिग्री को जो है वह डॉट पंच कहते हैं और जो प्रिक पंच 90 डिग्री होता है उसे सेंटर पंच कहते हैं। तो यहाँ पर आपको सीधे ही आंसर बता दिया है, फिर आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से देखना है, पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे चित्र में क्या दिखाया गया है? ये जो चित्र है इसमें क्या दिखाया गया है? चलिए बता देता हूँ। ये भी पंच ही है। इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री है। मैंने आपको अभी बताया है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। नीचे चित्र में एक फाइल और इसके हिस्से दिखाए गए हैं। यानी ये फाइल और इसके जो अलग अलग हिस्से हैं यह दिखाए गए हैं। फेरुल फिक्स करने का उद्देश्य क्या है? यानी यहाँ पर जो यह लोहे का फेरुल होता है, आपके भाषा में क्या बोलते हैं इसको, ये कमेंट में भी बताना ना भूले। फेरुल जो है यह बिठाया जाता है लकड़ी के ऊपर। क्यों बिठाया जाता है? इसका जो आंसर है आपको देना है। फाइल की दिखावट सुधारना, फाइल को पकड़ना आसान बनाना, लकड़ी के हैंडल को नुकसान से बचाना और फाइल को सुरक्षित बनाना। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, लकड़ी के हैंडल को नुकसान से बचाना। में से कौन सा ऑपरेशन शेपर पर नहीं किया जा सकता? यानी शेपर पर नहीं किया जाने वाला जो है वह ऑपरेशन कौन सा है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। क्षैतिज और वर्टिकल सतहों की मशीनिंग, स्प्लाइन काटना, स्क्वायर थ्रेड काटना, गियर्स काटना। यहाँ पर जो है हम शेपर मशीन पर ये तीनों भी ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है स्क्वायर थ्रेड नहीं काट सकते,
यानी कौन सा भी थ्रेड नहीं काट सकते। यानी यहाँ पर स्क्वायर थ्रेड दी गया है, ब्रिटिश थ्रेड, एक्मे थ्रेड, कौन सा भी थ्रेड हम शेपर पर नहीं काट सकते, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेपिंग मशीन के टेबल को किसके साथ बोल्ट किया होता है? सैडल, रैम, क्लिपर बॉक्स, टूल हेड। तो किसके साथ बोल्ट किया होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ये है, यानी सैडल के साथ जो है उसको बोल्ट किया जाता है। स्टैंडर्ड ड्रिल का पॉइंट कोण क्या है? एक स्टैंडर्ड ड्रिल का पॉइंट कोण क्या है? ये तो क्वेश्चन आपको तो क्वेश्चन याद ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 118 डिग्री। हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? यानी हम हीट ट्रीटमेंट में नॉर्मलाइजिंग क्यों करते हैं? वर्कपीस की सामग्री को नरम करना, वर्कपीस की सामग्री को कठोर करना, वर्कपीस की सामग्री के ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करना, वर्कपीस की सामग्री की टफनेस को बढ़ाना। यहाँ पर जो है हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वर्कपीस की सामग्री के ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करना। यानी नॉर्मलाइजिंग क्यों किया जाता है? जो वर्कपीस के अंदर की जो ग्रेन स्ट्रक्चर होती है, उसके जो अंदर की जो सामग्री होती है, रिफाइन करने का जो उद्देश्य है वह इस नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया से जो है पूरा किया जाता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।